जब प्रधानमंत्री के चरित्र को लेकर नेता विपक्ष सीधा हमला कर दे तो जाहिर सी बात तो होगी। जब टीएमसी जैसी पार्टी को उसकी औकात दिखाई जाए तो बात तो होगी। और जब देश की राजनीति में एक चैप्टर क्लोज हो रहा हो तो बात तो होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आज राहुल गांधी की एंट्री हुई पश्चिम बंगाल के चुनाव में। मेरे ख्याल से राहुल गांधी को मुझे याद भी नहीं कि कब आखिरी बार मैंने पश्चिम बंगाल में उन्हें चुनाव प्रचार करते देखा था। आज एंट्री हो गई क्योंकि कांग्रेस इस बार अकेले लड़ रही है। लेकिन मामला सिर्फ चुनाव प्रचार का नहीं है। बात मैं चुनाव प्रचार की नहीं कर रहा। चुनाव प्रचार तो आपने देखा ही होगा, राहुल गांधी ने क्या बोला क्या नहीं बोला आपने सुन ही लिया होगा। लेकिन मैं राहुल गांधी की आज 3 सभाओं में से जो निकाल पाया वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से राहुल गांधी ने आज पूरे देश को, अपनी कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगियों को, बीजेपी को, प्रधानमंत्री को, सबको एक क्लियर मैसेज दे दिया कि कांग्रेस की लाइन अब क्या है। कांग्रेस की लाइन डिफाइन कर दी गई है क्योंकि राहुल गांधी ने जो बातें कही तीनों सभाओं में, उससे एक निष्कर्ष क्लियर निकलता है कि कांग्रेस की अब क्लियर लाइन है। जो क्लियर मैसेज है ना, उसमें 3 जो कांग्रेस ने लाइन क्लियर किया उसमें 3 मैसेज बिल्कुल क्लियर है। पहला तो ये, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने यूएस डील में हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। ये देशभक्त नहीं है, ये देशद्रोही है। जी हाँ, ये पहली लाइन है कि अब जो बात होगी, जो मोदी का ऑरा है, जो मोदी की एक इमेज बना रखी है, उस इमेज को बदस्तूर इसी तरह से रोज ध्वस्त करना है। ये क्लियर मैसेज था। इसके लिए चाहे फिर अब देशद्रोही शब्द का भी इस्तेमाल करने से नहीं झिझक रहे। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 12 सालों से एक अलग ही तरह की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने आप को इस देश में महिलाओं का सबसे बड़ा हमदर्द के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। फिर वो चाहे वो कैश योजनाएं हों या महिलाओं के लिए अलग अलग जो महिलाओं के कार्यक्रम या घोषणाएं हैं, उसी सिलसिले में एक ताज़ा कोशिश है महिला आरक्षण विधेयक लाने की। और असर भी हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री की कोशिशों का असर भी हुआ है कि इसीलिए महिला वोट बीजेपी को ज़्यादा पड़ता है। लेकिन जैसे ही मधुकेश्वर लेखिका और सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी नेता, इन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर, चरित्र को लेकर जो सवाल उठाए हैं, खास करके एप्स्टीन फाइल के आने के बाद, जिक्र होने के बाद, उसके बाद राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने इन चीज़ों का जिक्र नहीं किया था। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने जो बातें कही मोदी जी को लेकर और महिलाओं के साथ, जो महिलाओं को उनकी हमदर्दी दिखाते हैं उसको लेकर, उसने कहीं ना कहीं ये भी क्लैरिटी दे दी कि अब बहुत हुई वो संस्कारी राजनीति की कांग्रेस लाइन क्रॉस नहीं करेगी। अब ज़रूरत पड़ी तो लाइन भी क्रॉस होगी। आपने एप्स्टीन फाइल का नाम सुना है? जानते हो क्या है? 35 लाख फाइलें हैं बंद अमेरिका में। उसमें नरेंद्र मोदी की सच्चाई भरी हुई है। क्या है सचमुच में नरेंद्र मोदी? क्या है? महिलाओं की 24 घंटा बात करता रहता है, 24 घंटा, मगर आस्ते आस्ते अब उसकी सच्चाई निकलेगी। आप देखना, बचेगा नहीं। उन्हीं के लोग बात कर रहे हैं, बीजेपी के। एप्स्टीन फाइल्स में
नरेंद्र मोदी की सच्चाई, हरदीप पुरी की सच्चाई, अनिल अंबानी की सच्चाई बंद पड़ी है और ट्रंप के हाथ में चाबी है ना? ट्रंप के हाथ में चाबी है। दो चाबियां हैं ट्रंप के हाथ में, एक एप्स्टीन वाली और दूसरी कौन सी? अदानी वाली। अदानी वाली। अब राहुल गांधी का ये कहना है कि मोदी महिलाओं को लेकर बात करते हैं, लेकिन एप्स्टीन फाइल में सच्चाई है, और इधर मोदी का महिला आरक्षण विधेयक और उससे पहले महिलाओं के सम्मेलनों में शामिल होने का ज़रा डॉट कनेक्ट करके देखिए। ये बात पे क्लियरिटी हो गई कि मोदी को अब निशाने पर लेना है और इसके लिए अब वो जो एक लक्ष्मण रेखा है उस लक्ष्मण रेखा को आगे खिसकाना पड़ेगा। दूसरा जो मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज लगता है, राहुल गांधी ने जो आज लाइन क्लियर कर दी, वो ये क्लियर करी कि कांग्रेस की अब सोच क्या है। वो मैसेज पूरे भारत को, मैंने जैसे कहा कि पूरे विपक्ष को भी दे दिया है। वो मैसेज क्लियर है कि बीजेपी को हराना और बीजेपी से लड़ना सिर्फ कांग्रेस का काम नहीं है, ये जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, ये हर उस पार्टी की जिम्मेदारी है जिसको बीजेपी से प्रॉब्लम है, जिसको बीजेपी निशाने पर लेती है। लेकिन इसका पार्ट दूसरा ये है कि सच्चाई ये भी है कि पूरे देश में अगर बीजेपी को हराने का किसी में दम है तो वो सिर्फ कांग्रेस में है। इसलिए कांग्रेस ही वो पार्टी है, चाहे कोई जितना मर्जी कह ले, लेकिन कांग्रेस ही वो पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन को लीड करेगा। टीएमसी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती है, ये मत भूलिए। अगर कोई भी पार्टी बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो सकती है और बीजेपी को हरा सकती है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। ये सारा का सारा जो आपके खिलाफ हो रहा है, एसआईआर हो रहा है, वोट चोरी हो रही है, इसको तृणमूल नहीं रोक सकती है। आप पर जो अत्याचार बीजेपी कर रही है, बंगाल में, देश में वोट काट रही है, हिंसा फैला रही है, तृणमूल इसको नहीं रोक सकती है, कांग्रेस पार्टी इसको रोक सकती है। और ये बात बीजेपी जानती है। बीजेपी जानती है कि तृणमूल कांग्रेस उनको नहीं हरा सकती, जानती है कि कांग्रेस पार्टी उनको गिरा सकती है। और ये भी जानती है, और ये भी मोदी जी भी जानते हैं, आरएसएस के सब लोग जानते हैं कि एक आदमी है जो पीछे नहीं हटने वाला है, चाहे कोई भी हो जाए। एक आदमी है जो डरता नहीं है, जो मरने को तैयार है और जो मोदी पर हंसता है 24 घंटा। मैं राहुल गांधी के इस बयान में एक शब्द पे ज़रा ज़्यादा गौर कीजिएगा, जो उन्होंने लास्ट में कहा कि एक शख्स है जो उनसे नहीं डरता है और वो हूँ मैं। उससे आपको एक चीज़ और मिलती है क्लियरिटी कि अभी भी उन्हें लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर वो जज्बा नहीं आया है जो जज्बा राहुल गांधी के खुद के अंदर है, मोदी, बीजेपी और आरएसएस को लेकर। राहुल गांधी को आपने कितनी बार सुना ये कहते हुए कि मैं, ये सिर्फ मोदी जी के उसमें होता है मैं। राहुल गांधी जब भी सभाओं में कहते थे, हमेशा ये कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी को हराएगी, कांग्रेस का बब्बर शेर इनको हराएगा। ये मैंने पहली बार सुना जब वो कह रहे हैं कि एक ही आदमी है जो नहीं डरता और वो मैं हूँ। याद रखिएगा, कांग्रेस के सांसदों में, कांग्रेस पार्टी में उनकी खुद की बहन भी आती है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं हूँ जो नहीं डरता। पश्चिम बंगाल का चुनाव, जाहिर सी बात है टीएमसी का जिक्र तो होना ही था, क्योंकि चुनाव तो उन्हीं के खिलाफ लड़ रही है कांग्रेस में। अब टीएमसी को लेकर जो मैंने कल या परसों के वीडियो में कही थी, वही लाइन उन्होंने पकड़ी।
उन्होंने जो टीएमसी को लेकर अटैक किया, लाइन ऑफ अटैक था, वो बड़ा सधा हुआ था। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी बीजेपी जो वहाँ बढ़ी है पश्चिम बंगाल में, वो टीएमसी की गलतियों की वजह से बढ़ी है, क्योंकि टीएमसी ने मौका दिया है। लेकिन साथ ही जब राहुल गांधी ये जिक्र करते हैं ना कि बीजेपी वोट चोरी करके चुनाव जीतती है, एसआईआर के जरिए चुनाव जीतती है, भ्रष्टाचार के जरिए चुनाव जीतती है, तो वो कहीं ना कहीं टीएमसी को भी राहत देते हैं कि मुद्दे टीएमसी को ये ज़्यादा बड़े उठाने हैं, ज़्यादा बड़े लेवल पे उठा रही है टीएमसी इन मुद्दों को। लेकिन जो मैंने कहा ना, कांग्रेस की लाइन वो क्लियरिटी है जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि टीएमसी ने भ्रष्टाचार बहुत किया है पश्चिम बंगाल में, गुंडागर्दी हिंसा बहुत की है, राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी यही करती है, बंगाल में टीएमसी यही करती है। तो इसका मतलब बंगाल के वोटरों को एक साफ संदेश है कि अगर आपको ये जो हिंसा, भ्रष्टाचार, ये जो गुंडागर्दी है, इन सब से छुटकारा चाहिए, तो ना टीएमसी वो दे सकती है, ना बीजेपी वो दे सकती है। इस सोच की, इस विचारधारा की अगर कोई पार्टी है तो वो बस कांग्रेस बची है। ये लाइन अभी पकड़ी है कांग्रेस ने, अभी शायद उसका इतना असर ना हो, लेकिन 29 के लोकसभा और उसके बाद के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अगर यही लाइन पकड़ के चलती है ना, तो गारंटेड कहता हूँ पश्चिम बंगाल के लोग खुद भी ये राजनीतिक हिंसा, ये चुनावी हिंसा, ये दबंगई, ये गुंडागर्दी, ये सब चीज़ों से दुखी हो चुकी है। नीतीश कुमार को आखिरी बार कहिए, बिहार विधानसभा को अलविदा कहते हुए ये तस्वीर, जिस बीजेपी को उंगली पकड़कर बिहार में चलना सिखाया नीतीश कुमार ने, उसी बीजेपी ने नीतीश कुमार को इस बिहार से बाहर कर दिया। ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी है कि राजनीति में एक भी गलत चाल कैसे आपको पटक कर रख देती है, कैसे आपको बर्बाद कर देती है। ये तस्वीर गवाह है। नीतीश दौर, नीतीश राज बिहार में याद रखा जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि एक गलती इतनी भारी पड़ेगी कि नीतीश कुमार को इस तरह से ठगा हुआ सा महसूस करते हुए इस विधानसभा को, जहाँ पर वो राजा की तरह इतने सालों से अपनी धाक जमाए हुए थे, उसे अलविदा कहना होगा। और जिस चेले को, या यूँ कहें कि जिस जूनियर को, जिस नेता को वो राजनीति के काबिल नहीं समझते थे, आज वो उनकी जगह ले रहा है, जिसका नाम सम्राट चौधरी है। और ये वही सम्राट चौधरी की जो कुछ समय पहले तक, 2 साल पहले तक नीतीश कुमार को वृद्धाश्रम में भेजने की बात किया करते थे। आज वो वीडियो दोबारा से वायरल हो रहा है कि देखिए सम्राट चौधरी ने जो कहा था वो करके दिखाया। ये तस्वीर राजनीति में कब क्या हो जाए वो बताती है। दूसरी तस्वीर है ये तस्वीर पुरानी है, लेकिन आज लोगों को ये याद दिलाई गई। क्योंकि मिलिंद देवड़ा जो किसी वक्त कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, यंग लीडर थे, राहुल गांधी की टीम में हुआ करते थे, इन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें इन्होंने लिखा कि आशा भोसले के आखिरी जो अंतिम संस्कार है उसमें ये शामिल हुए थे और वहाँ पर लोगों का प्यार उमड़ा, ये सब बातें, सारी कहानियाँ इन्होंने कही। साथ में ये कहा कि सभी पार्टियों ने अपने सीनियर नेताओं को वहाँ भेजा था एक्सेप्ट एक पार्टी, और उससे पता लगता है कि वो लोगों से कितनी डिस्कनेक्ट हो चुकी है और सबको पता था ये निशाना कांग्रेस पे है। लेकिन आज की डेट में ना, कांग्रेस का जो सपोर्टर है या कांग्रेस को जो पसंद करने वाला है ना, वो बीजेपी के अंधभक्तों से कहीं ज़्यादा शार्प अटैक करता है। तुरंत मिलिंद देवड़ा को जवाब दिया गया, हज़ारों लोगों ने जवाब दिया और ये तस्वीर शेयर की गई कि वो वक्त भूल गए जब तुम्हारे पिता मुरली देवड़ा, जो कांग्रेस के सीनियर नेता हुआ करते थे, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनके अंतिम संस्कार में पूरा गांधी परिवार शामिल हुआ था, पूरा गांधी परिवार शामिल हुआ था और ये तस्वीर उसका गवाह है। मिलिंद देवड़ा को याद दिलाया गया कि तुम कितने बेशर्म हो गए हो, राजनीति कहाँ से कहाँ तक गिरा देती कि तुम ये भी भूल गए
सिर्फ बुराई करने के चक्कर में, अपनी पुरानी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने के चक्कर में ये भूल गए कि तुम्हारे पिता की मृत्यु के वक्त अंतिम संस्कार में पूरा गांधी परिवार शामिल हुआ था। तो शायद ये नहीं भी लिखते ना लोग, ये सिर्फ तस्वीर शेयर कर देते, तो भी मिलिंद देवड़ा के मुंह पे करारा एक तमाचा लगता। तो तस्वीरें कई बार बहुत कुछ, कई बार नहीं अक्सर, मैं तो ये फर्म बिलीवर हूँ कि तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। तो इन दो तस्वीरों में राजनीति की उठापटक और राजनीति कितने निचले स्तर पर चलेगी, राजनीति को क्या बना दिया गया है, ये इन दो तस्वीरों से साफ दिख रहा है। इन दो तस्वीरों में क्लियरिटी है। अब एक तस्वीर और दिखाता हूँ आपको, पहले छोटी सी बात उस पर भी कर लो। ये एक ड्राफ्ट है परिसीमन अधिनियम जो सांसदों के साथ शेयर किया गया। मतलब कि जो अभी 2 दिन में विशेष सत्र बुलाया जा रहा है महिला आरक्षण विधेयक के नाम पर, उसमें ये तय हो गया है कि परिसीमन को लेकर भी सरकार ने क्लियरिटी दे दी है। मतलब कुल मिला के तकरीबन अब आपके पास 850 सांसद होंगे, इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड, यानी 815 इलेक्टेड और 35 जो दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों वाले, 850 सांसद। तो इसी हिसाब से आप लगा लीजिए कि सभी विधानसभाओं में भी आंकड़ा बढ़ेगा। अब इसको लेकर भी बवाल होना तय है, यही आशंका कांग्रेस जता भी रही थी। लेकिन इस पे क्या हो सकता है, कैसे होगा, क्या बवाल होगा, इसको सुबह के वीडियो में बात करते हैं। लेकिन अभी वो भी एक ऐसी पार्टी को चुनना चाहते हैं जो इन सब चीज़ों से छुटकारा दिलाए, जैसे कि नीतीश कुमार ने बिहार में किया था। बिहार में लालू राज में जो कुछ हुआ वो लोग आज तक नहीं भूले हैं, नीतीश कुमार ने उसी को कैश ऑन किया। उन्होंने सुशासन की बात की, लोगों ने हाथों हाथ लिया सुशासन बाबू को, और न सिर्फ लिया, इतने सालों से बिठाए भी रखा है। ये अलग बात है कि नीतीश बाबू ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह से उनका राजनीतिक पारी का अंत होगा बिहार में। लेकिन एग्जाम्पल है नीतीश कुमार और उनकी राजनीति बंगाल में कांग्रेस के लिए। 1 बार 2 बार से कोई भी हो सकता है, चलो मान ले, लेकिन 5 दशकों से चुनावी हिंसा झेल रहे पश्चिम बंगाल, वो भी बंगाल जहाँ पर म्यूज़िक, आर्ट, इस तरह के जो उनके खून में है, और ये सब जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, जो म्यूज़िक लवर होते हैं, जो पढ़ने लिखने वाले होते हैं, ये हिंसा पसंद नहीं करते, ये हिंसा से बिल्कुल दूर होते हैं। लेकिन उन्हीं के राज्य में सबसे ज़्यादा चुनावी हिंसा की खबरें आती है, राजनीतिक हिंसा की खबरें आती है। जो सत्ता में आता है और जो विपक्ष में होता है, हमेशा इनका संघर्ष की खबरें आती रहती है। पहले लेफ्ट और तृणमूल के बीच संघर्ष, फिर तृणमूल और बीजेपी के बीच संघर्ष। इस सब में कहीं कांग्रेस का संघर्ष या कांग्रेस के नाम नहीं आता था। अब एक अल्टरनेट अगर आप देते हो सुशासन का, हिंसा मुक्त शासन का, हिंसा मुक्त राजनीति का, तो लोग ज़रूर आपको मौका देंगे। हाँ, ये है कि अपनी बात को उठाने में आपने देर बहुत कर दी। अगर आपने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही इस लाइन को पकड़ लिया होता और बंगाल में काम शुरू कर दिया होता, तो शायद आज आप बहुत अच्छी पोजीशन पे होते। लेकिन खैर, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। अभी नहीं तो 29 में, उसके बाद 31 में जो विधानसभा चुनाव होने, कभी तो आएगा, नंबर आपका ज़रूर आएगा। लेकिन ये ज़रूर है, दिन बर दिन जैसे जैसे कांग्रेस की राजनीति सामने आ रही है, ये जो नई कांग्रेस जिसको कहा जा रहा है राहुल कांग्रेस, ये एक एक चीज़ पर अपना विजन क्लियर कर रही है। आज मैंने कहा जैसे लाइन क्लियर कर दी कि अब कांग्रेस की राजनीति की लाइन क्या होगी। वो आज बंगाल से राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की है। अब क्लैरिटी काफ़ी हद तक मुझे लगता है न सिर्फ बीजेपी को बल्कि इंडिया गठबंधन में खास करके ममता बनर्जी और केजरीवाल जैसे लोगों को साफ मिल गया होगा, जो अक्सर अपने चुनाव के वक्त तो कांग्रेस को चाहते हैं उनके साथ खड़ी हो, जैसे ही खुद के चुनाव बीत जाते हैं सबसे पहले
कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में कमज़ोर करने की कोशिशें शुरू कर देते। इंडिया गठबंधन को लीड करने की चाहत उनके दिल में सबसे पहले आती है। आज शायद राहुल गांधी ने क्लियर मैसेज कर दिया ममता बनर्जी को कि आप चाहे जीत भी जाओ, पूरे देश में बीजेपी के मुकाबले का आप में दम नहीं है। जब दम नहीं है तो आप लीड भी नहीं कर सकती। लीड वही करेगा जिसमें दम है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी राय जानने की बड़ी इच्छा रहती है, ज़रूर राय दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है। मैं कोई बैंक अकाउंट नहीं दूंगा, मैं कोई आपको QR कोड नहीं दूंगा। यूट्यूब की एक फैसिलिटी है सुपर थैंक्स, उसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं, या फिर हमें ज्वाइन करके आप जो मेंबरशिप है उसके थ्रू भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। जैसे भी आप करेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।